Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd November 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comments section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about ICC issuing arrest warrant against Israeli Prime Minister. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international institutions point of view. तो समझते हैं आईसीसी के बारे में। इसके बारे में हमने पहले भी देखा है, लगभग 4-5 महीने पहले इससे रिलेटेड आर्टिकल आया था जहां पे आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू किया था अगेंस्ट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। एक बार रिवाइज करते हैं। आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ये एक इंटरनेशनल एडजुडिकेटरी बॉडी है विच इज लोकेटेड इन द हेग, नीदरलैंड्स, और इसका मेन काम होता है टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स। ध्यान दें, इंडिविजुअल्स। ये किसी कंट्री के अगेंस्ट या इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट ये प्रोसिक्यूशन नहीं करता है। इट टेक्स केसेस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स हु आर अक्यूज्ड ऑफ जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स ऑफ अग्रेशन या वॉर क्राइम्स। तो बेसिकली जब भी दो देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो या किसी रीजन में कुछ डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, वहाँ पे अगर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई इंडिविजुअल क्राइम करता हुआ पाया जाए, ऐसा कोई भी हरकत जैसे मास लेवल पे लोगों को मार दिया या टॉर्चर किया, इन सब तरह की एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट फिर केस लिया जा सकता है अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल इन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और आईसीसी जो है, ऐसा नहीं है कि इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द नेशनल जुडिशियल सिस्टम, इट कॉम्प्लीमेंट द नेशनल जुडिशियल सिस्टम। जैसे भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट है या उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसने कुछ ऐसा क्राइम किया है जिसके अगेंस्ट भारत के अंदर मान लीजिए उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट केस नहीं ला जा पा रहा है, देन द केस कुड बी टेकन इनटू आईसीसी। बट फिर भी मैं एक और बात यहाँ कहना चाहूँगा कि सिंस इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ आईसीसी, मैं आगे आपको बताऊंगा, इंडिया हैज़ नाइदर साइंड और रेटिफाइड इट, इसलिए जो भारत वाला मैंने एग्जाम्पल दिया है बस समझाने के लिए दिया है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई भी एक देश है जो आईसीसी का मेंबर है, और मान लीजिए मंगोलिया की बात कर लेते हैं। तो अगर उस देश के अंदर वहाँ की नेशनल जुडिशियल सिस्टम किसी इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट नहीं कर पा रही है, उसके खिलाफ कोई केस नहीं ला पा रही है फॉर सर्टेन रीजंस, तो उस केस में द मैटर कुड बी टेकन अप इन आईसीसी। उस सेंस में कहा गया है कि आईसीसी इंटेंड्स टू कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग नेशनल जुडिशियल सिस्टम। नेशनल जुडिशियल सिस्टम को फर्दर सपोर्ट करता है। इसके देयरफॉर आप मान सकते हैं कि इसके जो एक्सरसाइज हैं, यहाँ पे जो फैसले लिए जा रहे हैं वो कब लिए जाते हैं, जब नेशनल कोर्ट्स आर अनविलिंग या अनेबल टू प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल। तो कब कब आईसीसी केसेस लेता है वो जरा देखते हैं। व्हेन द नेशनल कोर्ट्स आर अनविलिंग या अनेबल। अनविलिंग कब होंगे, जब वो इंडिविजुअल बहुत पावरफुल हो। मान लीजिए उस देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट केस हो, या उस देश के किसी बहुत ही पावरफुल इंसान, बिजनेसमैन के अगेंस्ट केस हो, तो उस केस में हो सकता है कि द नेशनल कोर्ट्स वुड बी अनविलिंग टू प्रोसिक्यूट दैट क्रिमिनल, या फिर द नेशनल कोर्ट्स आर अनएबल, मतलब वो इंडिविजुअल क्राइम करके कहीं और जा चुका है और इस कारण से नेशनल कोर्ट्स आर अनएबल टू प्रोसिक्यूट दैट क्रिमिनल। इस केस में द मैटर वुड बी टेकन इनटू आईसीसी। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से संबंधित हमने बात देखी कि ये इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट केस लेता है हु आर अक्यूज्ड ऑफ सच क्राइम्स, जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स ऑफ अग्रेशन एंड वॉर क्राइम्स। और ये एग्जिस्टिंग नेशनल जुडिशियल सिस्टम को ऑगमेंट करता है, न कि कॉन्ट्राडिक्ट। और ये तभी केसेस लेता है जब नेशनल कोर्ट्स आर आइदर अनविलिंग या अनेबल टू प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल। अच्छा, ये वो तमाम केसेस भी लेता है जो इनको आईसीसी को रेफर करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या एनी इंडिविजुअल स्टेट हु इज मेंबर टू द आईसीसी। अगर वो रिक्वेस्ट करता है या फिर यूएनएससी रिक्वेस्ट करता है, तो उस केस में भी ये केसेस लेता है आईसीसी। तो
आई होप यू आर नाउ क्लियर कि किस किस तरीके से आईसीसी केसेस लेता है। आईसीसी केसेस लेता है जब उसको यूएनएससी रिक्वेस्ट करे या इंडिविजुअल स्टेट जो मेंबर हैं आईसीसी के वो रिक्वेस्ट करें टू टेक अप ए केस अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसके अगेंस्ट कोई एलिगेशन है ऑफ दीज 4 क्राइम्स। दिस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज बीन established as a result of an international law जिसका नाम है रोम स्टैच्यूट एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2002। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया इज amongst those nations that has neither signed और नॉर रेटिफाइड। ऑफ कोर्स जब साइन नहीं किया तो रेटिफाई कैसे करेगा टू दिस रोम स्टैच्यूट। सो दैट मीन्स इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ आईसीसी। ये ध्यान रखने वाली बात है। और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ये भी ध्यान रखना है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज नॉट फॉर्मली पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वो बात अलग है कि यूनाइटेड नेशन से इसका बस इतना ही लेना देना है कि यूएनएससी अगर इसको कोई केस रेफर करता है तो उस केस में आईसीसी वो केस ले सकता है अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। अदरवाइज आईसीसी इज नॉट फॉर्मली पार्ट ऑफ द यूएन। भारत के अलावा चाइना, इराक, नॉर्थ कोरिया एंड टर्की have are the important countries who have never signed this Rome Statute, and that is why they are not part of ICC. Countries like US, रसिया, इजराइल, सीरिया, दे हैव साइंड बट नॉट रेटिफाइड इट। मतलब पूरी तरीके से आईसीसी का हिस्सा नहीं है, साइन तो किया है लेकिन उसको फाइनली अपने देश में अप्रूव नहीं किया। दैट इज वाई दीज कंट्रीज आर ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब करंट न्यूज यही है कि आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू किया है अगेंस्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एंड फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट। उसके अलावा कुछ हमास के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी अरेस्ट वारंट इशू किया आईसीसी ने, बट दो जो इम्पोर्टेंट लोग इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया आईसीसी ने वो है उन इजराइल के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एंड उनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट। क्यों ये अरेस्ट वारंट इशू किया गया है? बिकॉज दीज पीपल हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आपको पता है कि पिछले 1 साल से भी ज़्यादा से गाजा रीजन के अंदर लगातार बॉम्बार्डिंग कर रहा है इजराइल। तो काइंड ऑफ वॉर इज गोइंग ऑन। पहले तो गाजा रीजन में जो एक्टिव एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, पॉलिटिकल ग्रुप भी आप कह सकते हैं, जो भी कहना है कहिए, वो तो देखने का आपका नज़रिया है, आप हमास को कैसे देखते हैं। बट गाजा रीजन में जो ग्रुप है हमास, they are militant for few countries, they are activist और political parties for others। बट हमास ने अटैक किया पहले इजराइल के ऊपर और कई सारे इजरायली नेशनल्स को हॉस्टेज बनाया लास्ट ईयर अक्टूबर में, और तब से लगातार इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है, अटैक कर रहा है हमास रीजन में। इसका जो मेन कैजुअलिटी हो रहा है वो तब से इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है इन गाजा रीजन, बट इसकी जो मेन कैजुअलिटी हो रही है वो हो रही है गाजा रीजन के सिविलियन पॉपुलेशंस की। जो मेन तकलीफ़ें हो रही हैं, नुकसान हो रहा है, वो गाजा रीजन के सिविलियन पॉपुलेशन को हो रहा है। हमास के जो भी टेररिस्ट्स हैं, जो भी एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, वो तो कहीं ना कहीं बच ही जाते होंगे, बट द मेनली द सिविलियन पॉपुलेशन ऑफ गाजा रीजन हैज़ टू बियर द ब्रंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉम्बिंग बाय इजराइल इन द गाजा रीजन। अब इसी कारण से आईसीसी की 3 जजेस की पैनल ने उनके प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिल्टी पाया है ऑफ वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्योंकि उन्होंने पाया है कि इजराइल जानबूझ करके जो इम्पोर्टेंट सिविलियन सप्लाईज हैं जैसे कि फूड, वाटर, मेडिसिन, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जिससे सिविलियन पॉपुलेशन को काफ़ी तकलीफ हो रही है ऑफ गाजा रीजन। तो इस कारण से आईसीसी हैज़ इशूड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। आईसीसी के ऊपर ऐसा प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईसीसी और आईसीजे के बीच में क्या अंतर है। इनको कई दफ़ा मैं करा चुका हूँ यहाँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आईसीजे, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि इट इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस विच टेक अप केस अगेंस्ट अ मेंबर कंट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो आईसीजे में एक देश दूसरे देश के खिलाफ केस लाता है इफ अ कंट्री इज फाउंड वायलेटिंग सम इंटरनेशनल स्टैच्यूट, जबकि आईसीसी में इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट केस लाया जाता है हु आर अक्यूज्ड ऑफ वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जीनोसाइड।
उसके अलावा आईसीजे, ऑफ कोर्स इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू यूएन, आईसीसी इज नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस। थोड़ा सा कोशिश करें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज हिंट्स तो मैंने दे ही रखा है, एक बार हिंट्स भी आप पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हर साल 20 नवंबर को जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे होता है, उस दिन यूनिसेफ एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दुनिया भर में जो अलग अलग जगहों पे बच्चे हैं, उनके द्वारा फेस की गए प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाता है। पहले बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में, और फिर इस साल के इस स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक सब्सिडरी बॉडी है, मतलब उससे एसोसिएटेड एक बॉडी है, और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946। यूनाइटेड नेशंस ने इसको एस्टैब्लिश किया था राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इमरजेंसी एड टू दो चिल्ड्रन हु वेर अफेक्टेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। फिर इसको कंटिन्यू किया गया यूनिसेफ को, इट्स अ फंड ऑल्सो, एंड यू कैन से इट्स अ सब्सिडरी बॉडी ऑल्सो एसोसिएटेड विद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो आज के डेट में बच्चों को, जो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे बच्चे हैं जो किसी न किसी तरीके की क्राइसिस फेस कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। यूनिसेफ रिलाइज ऑन वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024 की बात करते हैं, तो यूनिसेफ का कहना है, ये जो उसकी स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024 है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस में काम आएगा। एक बार अभी सुन लीजिए, फिर मेंस के दौरान दोबारा से रिवाइज करेंगे, क्योंकि मेंस में जितने आप फैक्ट्स के साथ अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करते हैं, उतना अच्छा आंसर आपका होता है। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024 कहता है, यूनिसेफ द्वारा रिलीज किया गया रिपोर्ट, कि लगभग हाफ ऑफ द चिल्ड्रन पॉपुलेशन, दैट इज क्लोज टू 1 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन आर लिविंग इन एरियाज दैट आर फेसिंग हाई रिस्क ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल हजार्ड। उसमें भी सबसे ज्यादा ऐसे बच्चों की संख्या भारत के अंदर है। तो मतलब क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल हजार्ड से कम 50% बच्चे जो हैं वो सफर कर रहे हैं। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन पॉपुलेशन, लगभग 2 बिलियन चिल्ड्रन पॉपुलेशन है दुनिया भर में, उसमें से 1 बिलियन चिल्ड्रन आर सफरिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल हजार्ड। उसमें भी सबसे ज्यादा बच्चों की, ऐसे बच्चों की संख्या है भारत के अंदर। साथ ही साथ ये रिपोर्ट कहता है कि 2050 तक चिल्ड्रन, उस टाइम के बच्चे जो होंगे, नॉट जस्ट इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड, विल फेस ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड एक्सपोजर ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट हजार्ड। तो अभी का जनरेशन तो फिर भी सरवाइव कर रहा है, बट आने वाले टाइम में बच्चों को और ज्यादा तकलीफें फेस करनी पड़ेंगी बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि साल 2000 में बच्चों को जितना एक्सट्रीम हीट वेव फेस करना पड़ रहा था, उसका लगभग 8 गुना ज्यादा एक्सट्रीम हीट वेव बच्चों को फेस करना पड़ेगा इन कमिंग ईयर्स बाय 2050। तो प्रीलिम्स में यूनिसेफ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, यूनिसेफ है क्या? तो मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है with respect to UNICEF. Please attempt this question and submit the answer in the comment section. The next article is about Climate Change Performance Index. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये भी एक एनुअल रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको 3 दुनिया की एजेंसीज मिल करके पब्लिश करती हैं। इन्वायरमेंट रिलेटेड एजेंसीज हैं, वो मिल करके क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश करती हैं। पहली एजेंसी का नाम है जर्मन वॉच, ये एक नॉन प्रॉफिट इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और तीसरा है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। कैन, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड जर्मन वॉच, ये तीनों मिल करके पब्लिश करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें दुनिया भर के अलग अलग देशों के क्लाइमेट चेंज से संबंधित उनके एक्टिविटीज के बेसिस पे उनको रैंकिंग दी जाती है। क्लाइमेट चेंज को कर्ब करने के लिए, मिटिगेट और अडेप्ट करने के लिए उनका क्या परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे दुनिया भर के अलग अलग देशों को रैंकिंग दी जाती है। तो टोटल 63 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन तो अपने आप में ग्रुप है 27 देशों का, तो 63 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन को मिला करके रैंक और स्कोर प्रोवाइड किया जाता है एज फार एज देयर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इज कंसर्न्ड इन दिस रिपोर्ट, जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स।
ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 4 कैटेगरीज के अंदर कंट्रीज को इवैल्यूएट किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी यूज किस किस कैटेगरी का करते हैं, वो किस किस तरीके की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, बायोमास तो सोलर, विंड एनर्जी, और क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज उनकी कितनी अच्छी हैं। 4 पैरामीटर के बेसिस पे अलग अलग देशों को इवैल्यूएट किया जाता है, उनको स्कोर दिया जाता है, और फिर उसके बेसिस पे उनको रैंक भी दिया जाता है अंडर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 हैज़ बीन रिलीज। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हर साल एक साल आगे का नंबर के साथ रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। जैसे 2024 में इन्होंने रिपोर्ट जो पब्लिश किया है उसका नाम है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री इज डेनमार्क, यानी डेनमार्क सबसे अच्छा काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। उसको स्कोर दिया है 78.37। स्कोर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट डेनमार्क को रैंक दिया है 4। ये इनका एक यूनिक तरीका है डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करने का कि नन ऑफ द कंट्री डिजर्व फर्स्ट 3 रैंक्स बिकॉज नन ऑफ देम आर डूइंग दैट गुड अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, या नन ऑफ देयर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इज दैट गुड। इसीलिए किसी भी देश को 1 2 3 रैंक नहीं देते ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। सीधी इनकी रैंकिंग शुरू होती है चौथे से। बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री इज डेनमार्क एंड रैंक इज 4। नो कंट्री कुड सिक्योर टॉप 3 because none of them have performed that well as per this report. भारत की रैंक है इस साल 10। पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत का रैंक 2 नीचे गया है। पिछले साल हमारा रैंक था 8, इस साल हमारा रैंक हो गया है 10। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अमूर फाल्कन फेस्टिवल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले अमूर फाल्कन बर्ड के बारे में समझते हैं। कल भी इसके बारे में चर्चा हो रही थी। ये जो बर्ड है अमूर फाल्कन, इसका नाम अमूर फाल्कन पड़ा है फ्रॉम द अमूर रिवर विच फ्लोज इन दिस रीजन एंड एट मेनी प्लेसेज इट ऑल्सो फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन रसिया एंड चाइना। तो रसिया और चाइना के बीच में बहने वाली नदी है अमूर नदी, और इसके आसपास में ब्रीडिंग करते हैं अमूर फाल्कन, इसीलिए वहां से इनका नाम पड़ा है अमूर फाल्कन। अगर कंजर्वेशन स्टेटस की बात की जाए तो IUCN में इनको कैटेगराइज किया गया है एज लीस्ट कंसर्न्ड, बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके अलावा दे आर ऑल्सो गिवन प्रोटेक्शन अंडर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसको हम लोग बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं। इस पे किसी और दिन चर्चा करेंगे। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, तो अलग अलग स्पीसीज जो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। इसको बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं। इंडिया इज सिग्नेटरी टू दिस बॉर्न कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। दैट मीन्स कि इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ दिस बर्ड इन इंडिया। इसका हंटिंग ना हो, यह भारत सरकार की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन बन जाती है, क्योंकि ये बर्ड को प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज एंड इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। जो करंट न्यूज़ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 9th एडिशन ऑफ अमूर फाल्कन फेस्टिवल was held in तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट अमूर फाल्कन बर्ड के बारे में देखते हैं। कल भी मैं आपको बता रहा था कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की मदद से दीज बर्ड्स ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। साइबेरिया से स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ विंटर, अक्टूबर महीने में, और ये हॉल्ट करते हैं इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कुछ मणिपुर में, नागालैंड में। नागालैंड में सबसे ज़्यादा ये बर्ड्स हॉल्ट करते हैं व्हेन दे आर मूविंग ड्यूरिंग द विंटर फ्रॉम साइबेरियन रीजन एंड अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज टुवर्ड्स अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज। तो नागालैंड और मणिपुर में ये हॉल्ट करते हैं। नागालैंड के अंदर जो डोयांग लेक है वो फेवरेट लोकेशन है इन बर्ड्स के हॉल्ट करने के लिए, एंड दैट इज वाई नागालैंड इज ऑल्सो नोन एज फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके से अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही जब यहाँ सर्दी ज़्यादा बढ़ने लगती है तो ये बर्ड्स माइग्रेट करना शुरू करते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये स्टॉप ओवर लेते हैं और फिर वो जाते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो एक्सट्रीम जो बिटर सर्दी है ईस्ट एशियन रीजन की और साइबेरियन रीजन की, उससे ये बच पाएँ। अगेन जब नदर्न हेमिस्फीयर में समर आता है तो ये वापस लौट करके आ जाते हैं।
इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about national awards in fisheries. This is important from prelims exam point of view. कल था नेशनल या वर्ल्ड फिशरीज डे. आई एम सो सॉरी, 21 नवंबर, राइट. कल भी हमने देखा था न्यूज़पेपर एनालिसिस में. उस कॉन्टेक्स्ट में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री है, उसने कई सारे फिशरीज संबंधित अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए. एपीएससी पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि दरांग डिस्ट्रिक्ट हैज रिसीव्ड नेशनल अवार्ड in the category of Himalayan and northeastern region. Darang district is the first district in Assam to initiate artificial breeding of small fish species like mowa, puti and singara. ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि mowa, puti, singara, these are species related to which category? Fishes, frogs, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है. Birds, प्लांट्स, ऐसा पूछा जा सकता है, राइट. तो नहीं तो सीधा सीधा ये पूछ लेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कैटेगरी में बेस्ट अवार्ड, नेशनल लेवल का अवार्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड फिशरीज डे. तो दरांग डिस्ट्रिक्ट हैज रिसीव्ड नेशनल अवार्ड इन फिशरीज इन हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन कैटेगरी and it is first district in Assam to initiate artificial breeding of the indigenous small fish species like mowa, puti and singara. उसके अलावा एक और न्यूज़ है, इतना इंपॉर्टेंट शायद से नहीं है बट देख ही रहे हैं तो देख लीजिए. वर्ल्ड फिशरीज डे पे रंगिया का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सृजोनी मीन उन्नयन संबाई लिमिटेड. इसको दिया गया है अवार्ड ऑफ बेस्ट इनलैंड फिशिंग कोऑपरेटिव. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट प्राइमरीली फोकस इन रिड्यूसिंग टैरिफ एंड प्रमोटिंग ट्रेड इन गुड्स ओनली. यहाँ जाकर के गलत हो जाता है. इट प्रमोट्स ट्रेड इन सर्विसेज एज वेल. Comprehensive Economic Partnership Agreement includes provision for trade in services, investment and economic cooperation, making it broader than CECA. This is correct. तीसरा स्टेटमेंट तो गलत ही है. They are not identical. CEPA is more broad. इन स्पेस से संबंधित पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सीधा सीधा सही है. तीसरा गलत है. इन स्पेस हैज नो डायरेक्ट रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू मैन्ड मिशन लाइक गगनयान. And again यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट. थर्ड इज रॉन्ग बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को थोड़ा इम्पैक्ट तो फिजिकल बैरियर के कारण पड़ता ही है. दे गेट डिफ्लेक्टेड अ लिटिल बिट. 21 नवंबर में जो वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है उसका थीम था ये ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन. समोसा कॉकस, पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ इंडियन ओरिजिन, लॉ मेकर्स इन द यूएस. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.